तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का थर्ड लेक्चर देखेंगे। पिछले क्लास में हमने आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को 16 नंबर तक देखा था। सारे क्वेश्चंस तो नहीं, बट छोड़ छोड़ के, क्योंकि जहां से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है उन चीजों को मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग 16 तक सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं हुआ होगा तो फिर मैंने आपसे कहा है कि आप क्वेश्चंस को मुझे सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको अगला वीडियो बनाने से पहले सॉल्यूशन उसका बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, कह रहा है इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 सो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो सिंपल तरीका देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास है गिवन 3 cot थीटा इक्वल टू 4। यहां से आप देख सकते हो कि cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ठीक, cot थीटा इज द रेशियो ऑफ नथिंग बट बेस एंड परपेंडिकुलर 4/3। यहां से हमें बेस मिल जाएगा 4 के और परपेंडिकुलर मिल जाएगा 3 के। ठीक है, अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम h निकालेंगे। तो h इक्वल टू हमें पता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है। ठीक है, अंडर रूट। तो b का स्क्वायर का मतलब हो गया 3k का स्क्वायर। ठीक, और p स्क्वायर का मतलब हो गया, उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, b के जगह में 4k होगा और p के जगह में 3k होगा, बट फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हो आगे पीछे। चलिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9k स्क्वायर और 4 4 जा 16k स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा h। तो h इक्वल टू देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड k स्क्वायर का क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो h 5 के आ गया। तो अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखिए tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। ठीक है, तो हम पहले tan निकाल लेते हैं। tan थीटा मीन्स रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर वी हैव 3k एंड बेस वी हैव 4k। both the k will cancel each other, we will get 3/4. Next, what shall we do? Tan theta we have got. Let us find cos theta. Cos theta is the ratio of what? Base and hypotenuse. Base we have 4k and hypotenuse we have 5k. Both the k will cancel each other and the value we will get will be 4/5. Next, let us find the value of sin theta. Sin theta is the ratio of what? Sin theta रेशियो है किस किस चीज का, p का और h का। तो p का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3k, और h का रेशियो हमारे पास क्या है, 5k। ठीक, k से k कट गया, बचा 3/5। तो हमें सारा डाटा अवेलेबल हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करके दिखा देंगे। LHS में हमारे पास क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई। ठीक, अब क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। चलिए इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं LHS को। देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, ये 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा नीचे, और ऊपर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सेम चीज यहाँ भी रहेगा, खाली प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक, चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 16 और 1, 16 माइनस 9/16 और इंटू, अब देखिए 1 2 3 4 लेयर में मैंने कहा था जब भी हो जाए तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और इसका हिसाब करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 16 प्लस 9। ये 16 से 16 कट गया, तो LHS हमारे पास आया 16 में से 9 कम कर दो
तो कम कर दोगे तो 7 बचेगा और 16 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 25। तो LHS आया 7/25। अब हम RHS देखते हैं कितना आएगा। RHS ये वाला साइड तो कितना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा का वैल्यू निकाला है क्या हमने? बिल्कुल निकाला है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर कीजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का निकाला है यस 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25 और 25 डिनोमिनेटर सेम है, सीधा सीधा घट जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज 7 में। तो LHS और RHS बराबर आ गया। देखिए LHS भी आया था 7/25, RHS भी आ गया 7/25। ठीक है, बस LHS इक्वल टू RHS दिखा दिया हमने कि दोनों बराबर है। ठीक, ये तो हो गया भाई बेसिक मेथड। चलिए अब हम इसी को दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए तो इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड प्रूफ होने के लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कौन कौन सा बताया था मैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद होना चाहिए। फिर है cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी याद होना चाहिए। फिर था sec स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहाँ tan नहीं होगा यहाँ cot होगा, cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS में हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसे रहने देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होगा क्या? हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर हम इसे सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो माइनस 10 उधर चला जाएगा तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों को अलग अलग कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा इसके नीचे भी लगा दिया, 1 के भी नीचे और tan स्क्वायर थीटा के नीचे। ठीक है, अब आपको याद होगा 1 बाई सेक किसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल रिलेशन याद है ना भाई, मैं फिर से लिख देता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और फिर बताया था tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो 1 बाई सेक के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई सेक के जगह पर कॉस लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक और फॉर्मूला बताया था क्वेसेंट रिलेशन। क्वेसेंट रिलेशन में क्या बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सब मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसी तरह tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, उस वाले फॉर्मूले से, और नीचे से पहले से हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस थीटा और सेक थीटा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो कॉस थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह देखिए यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ये ऊपर वाला मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 बन जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया ये? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसका पावर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, देखिए पावर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर।
यही मैंने लिखा। तो साइन स्क्वायर थीटा को वन का स्क्वायर से यानी 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सीधा आ गया ये वाला, RHS आ गया, देख सकते हो, इक्वल टू RHS हो गया प्रूफ। तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इन फॉर्मूलाज का मास्टर होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू थीटा, BAC इक्वल टू थीटा, AD देखिए ये वाला 10 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर। देखिए BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, देखिए स्टूडेंट साइन थीटा का मतलब ये थीटा है ना, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये वाला, ये हमको मालूम है, हाइपोटेनस AC मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। फिर इसी तरह कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए देखिए सेकंड में पूछा है, तो B/H हमको चाहिए। B मतलब देखिए थीटा के लिए B ये वाला हो जाएगा, एडजेसेंट साइड AB, और H यानी कि ये भी निकालना है, ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ABD, ये बड़ा वाला राइट ट्राइंगल है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल ABD, ठीक है, तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम। तो एक साइड आपका AB है, ठीक है, और दूसरा साइड BD है। ठीक है, ये बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे तो ये राइट एंगल है, जिसका ऑपोजिट कौन हो गया, AD। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AD तो हमें मालूम है कितना, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AB नहीं पता है, चलिए इसको AB स्क्वायर लिख देते हैं। BD मालूम है, देखिए BD हो जाएगा 8, क्योंकि B से C तक 4 और C से D तक 4, तो 4 कितना हो गया, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हो 10 का करोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, प्लस AB स्क्वायर, और 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा AB स्क्वायर निकल आएगा। देखिए 64 इधर आके माइनस हो जाएगा 100 में से, तो 100 में से 64 माइनस करोगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपको AB इक्वल टू मिल जाएगा √36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 का स्क्वायर रूट 6। अब देखिए सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रहने पे रूट हट जाता है, तो खाली सेंटीमीटर बचेगा। तो AB आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब फिर देखिए छोटा वाला राइट ट्राइंगल कौन सा, ABC में। ठीक है, छोटा वाला राइट ट्राइंगल में फिर से लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC में हम लोग क्या करेंगे, तो ये छोटे वाले ट्राइंगल ABC के लिए देखिए हाइपोटेनस ये वाला हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस बार बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे AC निकालना है, तो इसको लिखेंगे AC स्क्वायर। AB अभी हमने कैलकुलेट किया है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक, और BC है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 और 16 कितना हो गया, 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक, तो 52 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं पूरा पूरा, लेकिन इसे हम थोड़ा सा छोटा तो कर सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 52 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो मिलेगा 2 × 26 2 × 13। कहने का मतलब एक पेयर 2 आ रहा है ना, तो 2 बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा 13, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो AC निकल आया 2√13
सेंटीमीटर। चलिए अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। साइन थीटा में फाइंड करना है। साइन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिख दो, हो जाएगा। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होता है, ये होता है सामने वाला, ठीक, और बेस ये वाला होता है, और राइट एंगल का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। चलिए तो P कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना भी हमने निकाला, देखिए AC ही हाइपोटेनस है, AC, और ये निकाला हमने 2√13 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट कट जाएगा, अच्छा 2 से ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 2/√13। तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया, और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, B/H। B अभी हमने निकाला कितना 6, और H है हमारे पास 2√13। यूनिट तो कट जाएगा, इसलिए लिखने से कोई फायदा नहीं है, 2 से ये 3 टाइम्स में कटेगा, तो आएगा 3/√13। अच्छा इस आंसर को चेंज भी किया जा सकता है, देखिए कैसे, रेशनलाइज कर देंगे हम लोग डिनोमिनेटर को, सीखे हो ना 9th क्लास में। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 है ना, इसको रेशनलाइज कर दो, 13 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो √13 2 बार आ गया, तो 13 बन जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 2√13। ऐसे भी आंसर हो सकता है। इसी तरह इसका भी डिनोमिनेटर को अगर हम रेशनलाइज कर दें तो क्या हो जाएगा, √13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √13 बन जाएगा 13, और ये हो जाएगा 3√13। तो ये सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, ये है आपका शायद क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। हाँ, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इक्वल टू tan B, प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। tan A और tan B इक्वल है, देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल जो होगा वो राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये एक राइट ट्राइंगल है, ठीक, और ये वाला एंगल C है ना। हम यहाँ A या B क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि A और B के बारे में क्या रहा है, एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल इन सबको मान लेंगे। मान लेते हैं ये A है और ये B है, ठीक। तो प्रूव करना है हमें कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है, और एक कंडीशन दिया हुआ है tan A इक्वल टू tan B, ठीक। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट the right triangle be, let the right triangle be ABC with angle C equal to 90 degree and angle A and angle B are acute, ठीक है। देन नहीं, सीधा लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है कि tan A इक्वल टू tan B। तो tan A, tan किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो A के लिए देखिए, A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC, तो लिखेंगे BC, और बेस कौन हो गया, AC, ठीक है, AC। अच्छा इसी इक्वल टू tan B, तो B के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, AC, तो लिखाएगा AC, और B के लिए बेस कौन हो गया, BC, ठीक है, BC। तो यहां से आप देख सकते हो कि AC मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा AC², और BC मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया BC²। तो स्क्वायर कट जाएगा, तो AC बराबर क्या आ गया, BC, यानी AC और BC बराबर है। AC मतलब ये वाला साइड, और BC मतलब ये वाला साइड। अब ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो ना, तो इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो आगे लिख लेंगे हम लोग, दिस इंप्लाइज एंगल AC का ऑपोजिट हो गया एंगल B, और BC का ऑपोजिट हो गया एंगल A। अब हम इसको सीधा करके लिख देंगे, एंगल A इक्वल टू
एंगल बी। देखिए यहां हम रीजन लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल का अगर दो साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। इसको कई बार एक दूसरे तरीके से प्रूव किया जाता है, बट वो काफी कॉम्प्लेक्स और लेंदी है और उसके लिए हमें सिमिलरिटी का नॉलेज होना चाहिए, तो हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। एक तो आप इसे बिल्कुल बेसिक मेथड से बना सकते हो, है ना। tan a पता है, कहने का मतलब है p और b का रेशियो पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h निकाल लोगे। h निकल जाएगा तब आप sin a और cos a निकाल लोगे और LHS बराबर RHS करके प्रूफ कर लोगे। वो बेसिक तरीका है। ठीक है, बट मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं जिसमें के यूज है आइडेंटिटीज का। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, गिवन tan a इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लिख सकते हैं tan a, क्वेसेंट फॉर्मूला याद कीजिए, क्वेसेंट रिलेशन। tan a बराबर क्या होता है, sin a बाई cos a इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो sin a इक्वल टू हो जाएगा cos a। देखिए cos a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अब क्या करते हैं, cos a को खींच के इधर ले आते हैं तो हो जाएगा sin a माइनस cos a इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, इधर हो जाएगा sin a माइनस cos a का स्क्वायर और उधर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक, चलिए दोनों तरफ ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a के जगह में साइन a और b के जगह पर cos a इक्वल टू 0। अब देखिए इतना बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर आपको लिखाया गया 1 होता है, तो 1 माइनस 2 sin a cos a इक्वल टू 0। अब ये 1 को खींच के उधर ले जाओ, या माइनस 2 sin a cos a को खींच के उधर ले जाओ, तो इधर 1 बचेगा और उधर चला जाएगा 2 sin a cos a। अब इसे सीधा करके लिख दो, 2 sin a cos a को पहले लिख दो, 2 sin a cos a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर जब 2 sin a cos a उधर गया तो इसका साइन माइनस था तो प्लस हो गया, अब वापस इसको इधर लिख रहे हो तो क्यों नहीं चेंज हुआ। तो इसलिए चेंज नहीं हुआ कि यहाँ टोटल टर्म देखो, इधर वाला भी सब इधर लिख दिया और इधर वाला उधर लिख दिया, तो जब टोटल टर्म एक्सचेंज करते हैं इधर उधर तो इसके साइन पे कोई चेंज नहीं आता है। और यहाँ इसलिए चेंज हो गया चूंकि 1 अभी LHS में था, यहाँ भी 1 को मैंने LHS में ही रखा है, केवल इसको शिफ्ट कर दिया RHS में, इसलिए साइन चेंज होगा। बट यहाँ पे क्या, दोनों को चेंज किया, 1 को उधर ले गया, 1 को उधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो दोनों ही टर्म को जब चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, शायद 34 है, खैर जो भी हो 33 या 34 है। कह रहा है इफ एंगल P इक्वल टू थीटा एंड एंगल R इक्वल टू फाई, देन फाइंड रूट एक्स प्लस 1 कॉट थीटा, रूट अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और इस तरह का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पी क्यू मालूम कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी आर हमें पता है x प्लस 2 इसका स्क्वायर, पी क्यू नहीं मालूम है, फाइंड कर लेंगे, और आर क्यू कितना है x है तो उसका स्क्वायर।
तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, a के जगह में x और b के जगह पर 2। ठीक, यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर, और इधर बचेगा पी क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से हम सीधा पी क्यू स्क्वायर निकाल देते हैं। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 2 जा 4 और 2x इंटू 2 4x, तो बचेगा 4x प्लस 4, यानी कि 4 कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 1। ठीक, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर इतना आया। तो यहाँ से पी क्यू बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, किसमें 4 ब्रैकेट x प्लस 1 में, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब ये बचेगा x प्लस 1। ये पी क्यू का वैल्यू आ गया है ना, पी क्यू हमने निकाला 2 रूट एक्स प्लस 1। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है हमें रूट ओवर एक्स प्लस 1 इंटू, देखिए कोई साइन नहीं यहाँ पे, तो इंटू समझ लेना भाई, इंटू कॉट थीटा। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं रूट एक्स प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या, थीटा ये है, तो ये बन जाएगा आपका P और ये बन जाएगा B। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है B बाई P, है ना। तो इसका मतलब हो गया x प्लस 1 इंटू B अभी हमने कितना निकाला है 2 रूट x प्लस 1 और P कितना है x है। ठीक, इसको अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा, देखिए रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ही ऊपर रूट है। ठीक, और ये 2 इधर बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा वो x प्लस 1, है ना, दोनों ही रूट के अंदर है, तो मल्टीप्लाई करके देखो, सेम चीज 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना, रूट के अंदर बताया था, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 बन जाता है। इसी तरह रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1, तो रूट एक्स प्लस 1 बन जाएगा ये, और नीचे बचेगा x। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर ये है, सेकंड में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ पे क्या है इंटू टेन थीटा, ये है। तो इतना इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 1, और देखिए यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल p बाई बी हो जाएगा, p ऊपर b नीचे, तो मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ p के जगह पर क्या है x और b के जगह पर क्या है 2 रूट एक्स प्लस 1। ठीक, तो देखिए x के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके लिए तो रूट हट जाएगा, तो x बन जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 के ऊपर रूट रहेगा, और यहाँ पर है x बाई नीचे है 2 रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 कट जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड का सॉल्यूशन। इसी तरह एक और क्वेश्चन इसमें थर्ड नंबर, वो आप खुद कीजिएगा, और ध्यान दीजिए उसमें फाई यूज है, तो फाई के लिए ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो एक्सचेंज करके आप उसे सॉल्व कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आकर के एक्सरसाइज खत्म होता है RS अग्रवाल का चैप्टर 5। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 6 स्टार्ट होगा। तो 6 स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट देता हूँ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और मिनिमम कितना होता है, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है रेशियो के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से। तो आइए हम उसको समझ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ठीक है, बट अभी हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसके लिए थीटा जो होगा, यानी एंगल जो हमारा होगा वो 0 डिग्री से लेकर के 90 के बीच रहेगा। ठीक, चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है
ठीक। इसका बेस चलिए हमने मान लिया 2 यूनिट है, ठीक, बेस 2 यूनिट है, और ये एंगल कुछ होगा, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल है ना उसको कम करते हैं थोड़ा सा, ठीक, ये कम करेंगे। तो एंगल जब हम कम करेंगे, बेस को उतना ही रखना, देखिए 2 यूनिट, बेस हम अभी भी 2 ही यूनिट रखेंगे, ठीक है, बेस हमारा अभी भी 2 यूनिट रहेगा। अब ये जो है ना एंगल कम कर देंगे, जैसे मान लें अगर यहाँ पे 60 है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ठीक, तो यहाँ हम 30 कर देंगे, चलिए 30 कर दिए। तो बेस 2 था तो 2 ही रखेंगे हम, ठीक है। चलिए अब देखिए P क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और H भी छोटा हो जाएगा, और ये एंगल हमने छोटा कर दिया था, कितना कर दिया था, 30 डिग्री, ठीक। अच्छा, अगर हम इस एंगल को और कम कर दें, ठीक है, थोड़ा सा और कम कर दें, बेस हम उतना ही रखेंगे, 2 था हमारा बेस, अभी भी 2 ही रखेंगे हम, ठीक। एंगल हम और छोटा कर दें, 30 डिग्री के बजाय अगर 10 डिग्री कर दें, ठीक है, तो आप देख सकते हो P और छोटा हो गया, ठीक, और H भी छोटा हुआ, है ना। इसी तरीके से अगर हम ये एंगल जो है ना 0 कर दें, है ना, ये एंगल अगर 0 कर दें, तो 0 कर देंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, देखिए उस समय होगा ये कि जो हाइपोटेनस है ना वो वो बेस में आके कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक। तो एंगल जब 0 हो जाएगा तो ये वाला साइड इसी में आकर के कॉन्साइड कर जाएगा। तो इस समय क्या होने वाला है कि H जो है ना, जब एंगल हमारा देखिए यहाँ पे कितना था, 60 डिग्री, यहाँ पर था 30 डिग्री, और यहाँ पर था 10 डिग्री। तो जब एंगल हमारा 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोटेनस जो है वो बेस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हाइपोटेनस आगे बेस में कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ के हिसाब से वो 2 यूनिट का हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट हमने बेस को मान रखा है। लेकिन परपेंडिकुलर एकदम गायब हो जाएगा, देखिए यहाँ बड़ा था, एंगल कम किए छोटा हो गया, और कम किया और छोटा हो गया। जब एंगल 0 कर देंगे तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर एंगल बढ़ा दें 60 से बढ़ा करके अगर हम कर देते हैं, है ना, बेस अब भी उतने ही रखेंगे, 2 यूनिट ही रखेंगे बेस को, बट एंगल 60 से बढ़ा करके चलिए हम 80 कर देते हैं, चलिए 80। तो जैसे 80 करेंगे आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, है ना। अब हमने एंगल को कर दिया 80 डिग्री, तो हाइपोटेनस देख रहे हैं बहुत बढ़ गया, परपेंडिकुलर भी बहुत बढ़ गया, ठीक। सोचिए क्या होगा जब हम इस एंगल को 90 कर देंगे, है ना। जब एंगल को 90 कर देंगे उस समय क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो, जब एंगल 90 कर देंगे तो ये लाइन ऐसे सीधा जाएगा इसके परपेंडिकुलर के पैरेलल, तो कहां जाके मिलेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर के मिलता है, ठीक। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। देखिए चूंकि परपेंडिकुलर भी जाएगा सीधा सीधा, हाइपोटेनस भी जाएगा, दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और बेस अभी भी कितना रहेगा, 2 यूनिट ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, चलिए हम वैल्यूज निकालते हैं। जैसे हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हम जानते हैं किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। तो अगर हम थीटा के जगह पर 0 लिख दें, साइन 0 डिग्री अगर हम लिख दें, तो जब थीटा के बराबर 0 हो जाएगा तो H और B बराबर हो जाएगा और P 0 हो जाएगा। तो देखिए P हमारा 0 हो जाएगा, देखिए P/H होता है, तो P 0 हो जाएगा, H बेस के बराबर हो जाएगा। तो बेस अभी हमारा 2 मान लिया हमने, हाइपोटेनस और बेस, है ना, 2 यूनिट मान लिया, तो 0 बाई समथिंग बराबर क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम साइन 90 जानना चाहें, साइन 90, तो जब थीटा हमारा 90 होगा तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइट दोनों तो इक्वल हो जाएगा, तो 2 इक्वल चीजें हो जाएंगी, जैसे हाइट और हाइट लिख देंगे, दोनों को इक्वल लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वल है H और P,
तो हम पी और एच को इक्वल चीज लिख देंगे, तो दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा। ठीक है, थीटा हमने बढ़ा दिया, 0 से 90 कर दिया, तो वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो गया। इसका मतलब यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा बट 1 से छोटा होगा। ठीक, अब अगर कहीं सवाल रहे कि क्या साइन थीटा इक्वल टू कभी 3/2 हो सकता है क्या, तो आंसर है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3/2 जो है वो क्या है, ये तो 1 से बड़ा आ गया है ना, 1 से बड़ा आ गया, और 1 से बड़ा कभी साइन थीटा होता नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका किसका रेशियो होता है, बेस का और हाइपोटेनस का। तो अगर हम थीटा का वैल्यू रख दें 0 डिग्री, ठीक, तो जब थीटा हमारा 0 होगा तो हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो जाता है और परपेंडिकुलर 0 हो जाता है। तो हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो जाएगा, तो चलिए दोनों का हम बेस बेस लिख देते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वल हो जाएगा। अब दो इक्वल चीजें कट के क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो जब cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो सॉरी cos 0 का वैल्यू हम रखेंगे तो b और b कट के 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 90 डिग्री का वैल्यू जानना चाहेंगे, cos 90 का। तो जब थीटा 90 होता है तो b तो जितना है उतना ही रहेगा। जैसे b और h का रेशियो लेना है, तो b तो हमारा 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन h इन्फिनिटी हो जाएगा। h क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। देख सकते हो थीटा 90 होगा, उसमें h और p इन्फिनिटी। तो किसी नंबर को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 मिलता है। इसका मतलब हो गया कि cos थीटा का वैल्यू जो है ना, ये 1 से घट के 0 हो जाएगा। ठीक, ये 1 से घट के 0 हो जाएगा, कहने का मतलब cos थीटा भी 0 और 1 के ही बीच रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, पर ध्यान रखना अभी हम एंगल हमेशा किसके बीच ले रहे हैं, एंगल जो हमारा है वो 0 डिग्री और 90 के बीच है, इससे ज्यादा एंगल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं tan थीटा का क्या होने वाला है। tan थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर का और बेस का। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम tan का वैल्यू 0 कर दें, एंगल एकदम 0 कर दें, तो जब tan 0 कर देंगे, थीटा 0 कर देंगे, तो हाइपोटेनस और बेस इक्वल होगा और परपेंडिकुलर 0 होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर 0 कर देंगे और बेस और हाइपोटेनस इक्वल होगा, जो कि 2 के बराबर है, तो 0/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो tan 0 का वैल्यू 0 हो गया। अब हम 90 का देखते हैं, इसको मैं घेर देता हूं ताकि आप आसानी से पहचान पाओ। अब आप देखिए tan 90 का वैल्यू क्या होगा, तो जब थीटा 90 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर, देख रहे हो ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। थीटा जब 90 होगा तो परपेंडिकुलर इन्फिनिटी, तो परपेंडिकुलर की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे और नीचे बेस है, बेस तो हमारा कुछ रहेगा। तो देखो भाई, इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी को किसी से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब tan थीटा में सोचना नहीं है आपको, कुछ भी रहे यस हो जाएगा, खाली वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, tan थीटा बराबर अगर दे दे 8/2 तो भी चलेगा, और अगर दे दे 2/8 तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं cot थीटा। ठीक, तो cot थीटा अब हम क्या करते हैं, यहां से रेसिप्रोकल का यूज करके और काम निपटा लेते हैं। ठीक है, चलिए cot थीटा बराबर हमको पता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा होता है। ठीक, तो अगर हम cot 0 डिग्री ले लें, ठीक है, तो 1/tan 0 लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 0। तो tan 0 हमने निकाला 0, 1/0। 1/0 क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं आने वाला है। अच्छा, अगर हम cot 0 के बजाय अगर हम क्या ले लें, cot
90 ले लें तो cot 90 बराबर क्या होगा 1/10 90 हो जाएगा। ठीक, तो 1/10 90 तो 1/10 90 अगर हम लेंगे तो 1090 भी हमने निकाला यहाँ पे कितना इन्फिनिटी, तो 1/∞। तो किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल जब 0 से 90 हुआ तो इसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड से 0 हो गया। कहने का मतलब है कि कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा ना ये 0 से बड़ा भी हो सकता, सॉरी 0 से बड़ा भी हो सकता है और ये भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 फंक्शंस का हमने देखा। चलिए थोड़ा सेक का और कोसेक का भी देख लेते हैं हम लोग। सेक थीटा, ये हमको पता है किसका किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस का और बेस का। ठीक, तो अगर हम ले लें सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 का अगर हम वैल्यू लें तो 0 में हाइपोटेनस और बेस क्या होता है, इक्वल होता है। हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो जाता है, तो हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो जाएगा, तो दोनों को एच एच लिख देते हैं, कट के दोनों क्या हो जाएगा 1। अच्छा, अगर हम लेना चाहें सेक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब लेंगे तो 90 पे क्या होता है h और p इक्वल होता है, b जो है वही रहेगा। तो b के जगह पर चलिए हम लिख देते हैं 2, क्योंकि b हमने 2 मान रखा है, बट h इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, तो भाई इन्फिनिटी को अगर हम डिवाइड करें किसी नंबर से तो आंसर भी क्या आएगा इसका इन्फिनिटी ही आने वाला है। ठीक है, इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब है कि ये 1 से बड़ा होगा, देखिए 1 से नीचे नहीं आ सकता। इसका मतलब है सेक थीटा का जो वैल्यू है, देखिए एकदम एंगल जब 0 करनी है तब इसका वैल्यू 1 आया। अब 0 से तो कम नहीं हो सकता एंगल, इसलिए 1 से कम नहीं हो सकता इसका वैल्यू, तो 1 से बड़ा होगा बट लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है सेक का वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम देख लेते हैं थोड़ा सा कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो अगर हम ले लें कॉसेक 0, तो कॉसेक हाइपोटेनस 0 जब होगा, थीटा 0 होगा तो हाइपोटेनस और बेस इक्वल होगा, तो यानी कि 2 यूनिट हम लिख सकते हैं। हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो रहा है तो हाइपोटेनस की जगह हम 2 लिख सकते हैं और बेस की जगह पर भी 2 लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड हो जाता है ना। अभी हमने यहाँ केस देखा था, किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक, और कॉसेक 90 अगर हम देखना चाहें तो कॉसेक 90 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कॉसेक हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, तो 90 होगा तो हाइपोटेनस तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और बाई परपेंडिकुलर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, या इसको हम यू कहें दोनों कट जाएगा, हाँ दोनों कट जाएगा, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो कॉसेक 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसलिए कॉसेक का जो वैल्यू आएगा ये एक तो डिफाइंड ही नहीं है, तो डिफाइंड नहीं है इसका मतलब आप इसे ले सकते हो, इधर तो हमने देखा कि इन्फिनिटी 1 इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम 1 होगा 90 का। ठीक है, ये भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये कंसेप्ट
आप लोग बाद में सीखोगे डिटेल से, भी इतना जान लीजिए कि कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। इसी तरह सेक थीटा 1 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कभी अगर सेक थीटा बराबर दे दे आपको कि 1/2 ऐसा होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाइपोटेनस कभी छोटा नहीं होगा, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहेगा, तो बड़ा रहेगा तो हमेशा 1 से ज्यादा ही आने वाला है। इसी तरह कॉसेक थीटा में हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, तो 1 से ज्यादा आने वाला होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लॉजिकली सोच सकते हैं, है ना, और आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर कभी पूछ दे कि क्या tan थीटा 4/3 हो सकता है, हो सकता है, ये तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कह दे कि नहीं कॉसेक थीटा का भी 1/2 हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कॉसेक थीटा 1 से नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट अगली वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।